कि जो लोग मतलब अगर अल्लाह ताला कलाम पाक में अनगिनत मकामात पे ये कहते हैं ना, वो बिल वालिदैन एहसाना, कई जगह आया है ना कि अपने वालिदैन के साथ बिल्कुल। ऐसा सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करो। ये कोई जी हाँ देखिए, सर। कलाम पाक की जितनी भी आयतें 6666 जो भी नंबर है, 114 सूरतों में, मैं इतना मज़हब को मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, वो ये सिर्फ़ एक ही वजह से आपको बार-बार समझाने के लिए एक चीज़ है कि वालिदैन के साथ एहसान करने का अगर अल्लाह ने औलाद को हुक्म दिया है, तो वालिदैन के लिए भी कुछ अहकामात हैं। वालिदैन के लिए अहकामात ये हैं कि औलाद की अच्छी तरबियत करना पहली ज़िम्मेदारी है। पहली ज़िम्मेदारी जो वालिदैन की है, वो तरबियत की है। तालीम बगैर तरबियत के ऐसा ही है कि जैसे आप किसी बच्चे के हाथ में ना खिलौने की जगह असली वाला हथियार दे दें, पिस्तौल दे दें, तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा। तो मेरा ये फ़र्म बिलीव है, जो मैं अपने साथियों को भी कहता रहता हूँ, टीचर्स को, कि आके क्लास में 45 या 50 मिनट बोल के चले जाने से तुम्हारा काम पूरा नहीं हो रहा। तुम्हारी जवाबदेही इससे कहीं और आगे ज़्यादा है। अगर उस 50 मिनट के अंदर तुमने बच्चों को कोई तरबियत की बात नहीं की, कोई ऐसी चीज़ नहीं की, अगर घर में कोई कमी रह गई है, मैंने आपको एक हदीस सुनाई थी ना एक दफ़ा, और मैंने ये भी कहा था कि मैं कभी हदीस मतलब इस अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मेरा इतना इल्म नहीं है कि अहादीस को कोट करूँ। लेकिन कुछ अहादी और दूसरी बात ये है कि मैं ऐसी अहादीस कोट करता हूँ जो कि मुसलमानों में कोई भी जिसपे किसी को इख्तिलाफ ना हो। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि इस हदीस का मफ़हूम ये है, इसलिए कि अल्फ़ाज़ मेरी इतनी अक़ल ही नहीं है इतनी कि याद रख सकूँ। एक हदीस मैं सुनाता हूँ हर जगह, हर लेक्चर में, अपनी हर क्लास को, वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे 3 3 अशख़ास को अपनी ज़िंदगी में, इसका मफ़हूम ये है, 3 लोगों को एक ही दर्जा दो। एक जो तुम्हारा बायोलॉजिकल फ़ादर है, एक वो कि जिसने तुम्हें इल्म की दौलत दी, एक वो जिसने अपनी बेटी पाल-पोस के तुम्हारे अक़्द में दी। और ये लड़कियों के लिए उल्टा समझ लीजिए आप इसको, मतलब ये ज़ाहिर है कि हदीस अगर सिर्फ़ मर्दों के लिए तो नहीं इरशाद हुआ ना, सबके लिए हुआ है। तो ये जब 3 आदमियों के लिए एहतराम का एक दर्जा बताया गया, अब टीचर की अहमियत देख लीजिए कि वालिदैन के लिए अल्लाह ताला जो है, मुझे सही नंबर याद नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 15 से 20 मकामात के ऊपर तो वालिदैन के साथ नेक सलूक का ज़िक्र आया है, अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये किया है। तो उसकी एक लॉजिक है ना, कि वालिदैन के साथ जब औलाद को कह रहा है, यानी जब वो एक जगह तो ये इरशाद हुआ है, आयत का तर्जुमा मुझे सही याद नहीं, मफ़हूम ये है कि अगर तुम्हारे एक या दोनों वालिदैन उम्र के उस हिस्से में पहुँच जाएँ, कि जब वो बूढ़े हो जाएँ, तो उनके सामने उफ़ तक ना करो। सिर्फ़ एक सूरत में आपको वालिदैन के से अदब के दायरे में रहते हुए इख्तिलाफ़ करने की इजाज़त है कि अगर वो आपको अल्लाह के दीन पे चलने से मना करें, बस। इसके अलावा और किसी और चीज़ के अंदर कोई अल्लाह ने गुंजाइश नहीं छोड़ी है, ठीक है? आपके लिए, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए भी नहीं छोड़ी। मैं ये बात आज इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बाप बना हुआ हूँ, मेरे वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं आप में से जो बाप बन चुके हैं उनके लिए, और जिनके वालिदैन हयात हैं, खुशनसीब लोग, उनको ये बात समझा रहा हूँ कि ये चीज़ करो। और जो टीचर होता है, वो आके अगर क्लास में आके ब्लैक बोर्ड काला करके चला गया, उसने ये इंश्योर नहीं किया कि क्लास में अगर 35 बच्चे हैं, तो आखिरी वाले बच्चे को भी बात मेरी समझ आ रही है, नहीं आ रही है। वो अपना काम उसने नहीं किया, जो ज़िम्मेदारी खुदा ने, जिस तरह बहैसियत एक बाप के, एहसन साहब माशाल्लाह एक खूबसूरत बच्ची के बाप हैं, तो इनकी ज़िम्मेदारी में अल्लाह ने अगर नेमत दी है ना इनको एक, वो रहमत इनके घर में आई है, तो उसकी तरबियत भी इनकी ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से जो मेरे पास जो आप 30 आदमी आए हैं, 29-30 आदमी हैं, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको मशीन गन से HSE की गोलियाँ ना चलाऊँ आपके ऊपर, कुछ तरबियत की बातें भी करूँ आपसे। हम में से हर आदमी दूसरे को सिखाता है। कोई ऐसी, मतलब ये कोई अक़ल जो है ना, अल्लाह ताला ने कोई सोच के नहीं बाँटी। अल्लाह ताला अक़लमंदों का भी खुद है, अल्लाह ताला बेवकूफ़ों का भी खुद है। अल्लाह ताला एक सड़क पे भूखे सोने वाले का भी रब है, और एक अमीर तरीन आदमी का भी रब है, रब्बुल आलमीन है। हमें तो इस दुनिया के अलावा बाहर का नहीं पता। आलमीन में तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो उसने जो अक़ल दी है आपको, उसका सही इस्तेमाल करो। आप, मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि आपकी तरबियत में, मुझे यकीन है कि आप सबके जो बातें मैं दोहरा रहा हूँ ना, ये सबक का दोहराना है। ऐसी कोई नई बात नहीं जो आपने अपने घर में, अपने वालिदैन, अपने दादा-दादी, नाना-नानी से ना सुनी हो। ये सब वही बातें जो आप सुनते रहे हैं पहले, और यकीनन आइंदा भी आप सुनेंगे। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि
हम साल में एक दफा जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने, एक दफा जाते हैं बकरीद की नमाज पढ़ने, जाते हैं ना, हम सब जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा जाते हो ईद की नमाज पढ़ने या नहीं? जी सर, जाते हैं। जाते हैं ना। जी अच्छा, सर। मैं आपसे ये बता दिया, आप 5-6 साल की उम्र के बच्चे को पता चल जाता है ईद की नमाज पे वो जा रहा है, जाते हैं सब। लेकिन आप जब जाएं, आप नोट कीजिएगा कि आप किसी भी वक्त जाएं, आप 5 साल की उम्र में जाएं, 25 साल की उम्र में जाएं, 35 साल की उम्र में जाएं, ईद की नमाज का एक प्रोटोकॉल है। खुतबे होने के बाद जब जमात खड़ी होती है, आपको बताया जाता है कि पहली रकत में कितनी तकबीरें, दूसरी रकत में कितनी तकबीरें, बताया जाता है ना आपको नमाज शुरू होने। एग्जैक्टली ये सर। काम आप बचपन से जी करते सर, हर चले बार आ ऐसी रहे होता हैं। वहां पे दोहराता क्यों है? इमाम या इमाम का नायब जो भी होता है, ये बात आप, मैंने तो आज तक ऐसी कोई ईद की नमाज नहीं पढ़ी कि जिसमें ये चीज दोबारा ना बताई कि पहली रकत में कितनी तकबीर, दूसरी रकत में कितनी तकबीर। और मतलब आपने तिलावत आपने खुद करनी है, या इमाम साहब अगर तिलावत कर रहे हैं तो आपसे सुनते रहे। यही चीज अखलाकियात की या वैल्यूज की या इन चीजों की होती है कि इनका दोहराना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि आप भूल गए, वक्त के साथ साथ वक्त की मट्टी आपकी याददाश्त पे, आपकी जहन के ऊपर वो पड़ जाती है, और कोई एक लम्हा ऐसा होता है कि आपको कोई चीज भूली बिसरी आपको याद आ जाती है। आपकी उतनी उम्र नहीं, लेकिन परसों तरसों में एक दोस्त ने बुलाया था खाने के ऊपर, बड़े प्रोटोकॉल के साथ हम लोग बैठे हुए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तो बात बात के ऊपर एक मेडिसिन का जिक्र आया, तो मेडिसिन में किसी ने गाना को जिक्र किया, तो हम सब जो थे 6 आदमी जो थे, हमने उस गाने को याद कर लिया कि भाई हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो ये गाना बड़ा मकबूल हुआ था, और ये इस फिल्म का था, इस फिल्म का था, ये बला बला। वो आम हालात में आपको वो गाना याद नहीं आता, लेकिन वहां दोस्तों की महफिल में आप बैठे हुए, दोस्तों के साथ बैठे हैं, कोई पुरानी बात आई आपने याद कर लिया। तो मैं जो आपसे ये बातें कर रहा होता हूँ ना, मैं बार बार दोहरा रहा होता हूँ, ये बातें कह रहा होता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी के अंदर सिर्फ जो मैं बार बार एट द पॉइंट ऑफ रिपीटेशन आपको कहे जा रहा हूँ, ये भाई अयाज नूर साहब ने तो बड़ी जबरदस्त तस्वीर लगाई है भाई, ये तो कोई हीरो है, मॉडलिंग मॉडलिंग करता है ये कोई अयाज नूर साहब जो है। भाई आप मॉडल हैं क्या अयाज नूर साहब? जी सर, पहले करते थे, अभी हाँ नहीं। देखो, वो तो मैंने तस्वीर देखते ही बता दिया कि आप मॉडलिंग करते रहे, ये तो स्टाइल बता रहा है आपका। कोई सक्सेसफुल मॉडल थे या ऐसे ही थे? कोई एडवर्ट सर किया है फॉरेन में आपने? तो उसी टाइम करता, फिटनेस मॉडल था, वैसे नहीं। अच्छा, कोई एडवर्ट नहीं किया आपने किसी एजेंसी के लिए? सर वैसे छोटे मोटे, मतलब कोई क्रीम का, कोई किसी चीज मतलब का, कुछ तो चार छोटा पैसे मोटा। मिले या ऐसे ही बस वक्त गुजार के आ गए? वहां पे काम की बात करो ना भाई। सर मिलते थे। अच्छा, क्योंकि मैं, मेरा एक दोस्त है मुझसे बहुत छोटा है उम्र में, वो पाकिस्तान का नंबर 1 मॉडल रहा है 4 साल। उसने लक्स का अवार्ड लिया मेल मॉडल में, बड़ा नाम था उसका, अमीर जेब खान, बहुत नाम था उसका। और वो ऐसा बेवकूफ आदमी है कि उसको कैटरीना कैफ के साथ एक एड मिला था, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए जरा मुझे कुछ मॉडलिंग के बारे में पता है, पता चल जाता है। भाईजान आप लोग आ जाइए ताकि क्लास शुरू की जाए, मैं तो इधर की बातें करके थक गया हूँ आप लोगों के साथ। ये क्यों तुम लोग मेरे साथ अस्सलामुअलैकुम जुआ सर। करते हो, मुझे इम्तिहान में क्यों डालते हो? वालेकुम सलाम। भाई सर फरकान वो यार, मैं बहुत नाराज हूँ, मॉनिटर साहब आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। सर आज का कुछ पैटर्न थोड़ा सा आउट था। अभी 7 बजे वो उनका पेपर एंड होने की वजह से लेट ज्वाइन कर रहे थे किसका सर। पेपर है? ये तो सब कह रहे हैं आज कोई पेपर ही नहीं है, ये पहले मैंने नहीं नहीं बात सर, की। राशिद राशिद साहब को अभी पेपर दे के ही फ्री यार हुए हैं हम लोग। आपके साथ राशिद साहब का क्या लिंक बन रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एनर्जी इन्वायरमेंट में। सर एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन पढ़ा रहे हैं वो। यार डॉक्टर राशिद ने आज 3 बजे भी एक पेपर लिया है। जो हमारे साथ लड़की सर काम वही करती है पेपर था ना। एकेडमिक अफसर, वो भाग के गई है कि सर मेरा आज पेपर है, मुझे सर जल्दी छुट्टी दे दें। 3 बजे से 7 बजे तक उन्होंने स्केजुअल रखा था। वो कह रहे थे कि मुझे मेल आई उस 4 घंटे या अच्छा, चौबीस मैं घंटे आपको बाद। एक बात बता दूं, मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था, मैं 4 घंटे दे रहा था, लेकिन मैं पिछले हफ्ते मेन कैंपस गया था, तो मेरी मुलाकात हुई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से, जो हमारे आईटी के हेड हैं उनसे, उन लोगों से। तो उन्होंने मुझे एक बात की, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने बताया कि सर देखें, चाहे फिजिकल क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, जब मार्क्स 30 होते हैं तो आपकी ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है पेपर की, पेपर करने की। और मार्क्स अगर 50 होते हैं, 3 घंटे होते हैं। 1 घंटा आप ऑनलाइन में एक्स्ट्रा दे सकते हैं कि किसी को लॉगिन की प्रॉब्लम है, कोई अपलोड नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप इसमें, आप अनाउंस तो कर चुके हैं 3-4 घंटे, लेकिन जो है मैं जब डालूंगा ईएलएमएस के ऊपर तो मैं ड्यूरेशन 3 घंटे से ज्यादा की नहीं डाल सकता, बिकॉज ये कोई
बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडी एंड रिसर्च की किसी मीटिंग में ये फैसला हुआ था। तो अब मैं तो नया हूँ, मुझे तो भाई पुरानी बातें नहीं पता है क्या फैसला हुआ था। मैंने तो अपने तौर पे कहा था कि भाई 3 घंटे का पेपर है तो चलो। अब नॉर्मली मुझे उन्होंने ये बात बताई कि मिड टर्म 2 घंटे का होता है। अब ये जो हमारे साथी हैं, मैंने उसामा को कहा सर असल में वो राशिद जी, आप लोग तो सर पहले राशिद सेमेस्टर साहब कह कर रहे चुके हैं थे ना कि फिजिकल। मेरी तो जी जी वो कह रहे थे मेरी तो ईएलएमएस पे अभी तक आईडी ही नहीं किसी ने बना के दी, तो मुझे ईएलएमएस का पता ही नहीं है कि ये भी कोई चीज़ है फिलहाल। तो मैं एलएमएस पे ही लूंगा। अच्छा, चूंकि एलएमएस पे उन्होंने लिया है तो वो टाइम रिस्ट्रिक्शन का ऐसा कोई इशू आया नहीं नहीं, सबमिशन के इसमें बाद। ईएलएमएस पे 3 घंटे का उन्होंने कहा। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, 2 और 3 का जो फर्क है ना, वो क्यों जी जी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। वो ये कहते हैं कि अगर आप फिजिकल क्लास में भी ले रहे होंगे ना पेपर मिड टर्म का, तो यू विल गिव स्टूडेंट ओनली 2 आवर्स। और जहाँ 50 नंबर का पेपर होता है तो वहां पे आप 3 घंटे देते हैं। तो यूनिवर्सिटी का कोई कानून उन्होंने मुझे बताया था, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने। अब मैं भाई उससे कंट्रोलर से हटके तो बात नहीं कर सकता, बट आई कैन अश्योर यू कि पेपर इतना कोई ऐसा मुश्किल मैंने नहीं बनाया। मैं तो सिर्फ आपके सिर्फ याददाश्त को चेक करने के लिए और ये देखने के लिए कि आपने क्या किया। अच्छा, वो कहते हैं ना, एक चीनी कहावत है कि अगर आपने दरख्त छुपाना है ना, यानी दरख्त को अगर छुपाना है तो सबसे बेहतरीन जगह जंगल होती है। कि जंगल में अगर आप दरख्त छुपा दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि एक दफा जब ये शेड्यूल बना तो मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा है कि मैं तो आधा कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट क्लास जो है मैं मिड टर्म कर लूंगा। और उसके बाद मैं उस चीज को भूल गया। ये अपने सबकॉन्शियस में ये बात डाल के कि जो आज की क्लास यानी 30 जनवरी की जो क्लास है, वो मैं जो है मिड टर्म की होगी। उसके बाद दोबारा जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है इस सब्जेक्ट का, हम उसको कवर करना शुरू करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुई है देखिए, अब आप जितने भी लोग मौजूद हैं सुन लें, और इस बात पे मुझे बहुत अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया। एक क्लास है, कोई मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिकल की है कि कंप्यूटर की है, किसकी, जिसको कि डीन साहब पढ़ाते हैं, डॉक्टर अनवार साहब पढ़ाते हैं। अच्छा, अब आप खुद बताइए, खुदा को हाजिर नाजिर जान के मुझे एक बात बताएं कि असाइनमेंट बेस्ड इम्तिहान से आसान कौन सी चीज हो सकती है। आपको एक असाइनमेंट मिल गया है, 24 घंटे आपके पास हैं करने के लिए। पेपर आपका हफ्ते के दिन है। अगर आपको एक हफ्ते के दिन 2 भी मिल गए असाइनमेंट तो कौन सा ऐसा फर्क पड़ गया भाई। 24 घंटे आपके पास हैं जवाब देने के लिए, जवाब बनाने के लिए। और ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि असाइनमेंट के अंदर आजकल किताबें तो कोई कंसल्ट करता नहीं है। नेचुरली सब लोग जाके सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपकी पसंद का होता है उसको आप इस्तेमाल करते हैं, सर्च करके इधर से उठाया उधर से उठाया, जो क्लास में पढ़ा था कुछ उसके नोट्स निकाले, उसको करके आपने असाइनमेंट बना दिया। तो ऐसा कौन सा इशू है अगर एक दिन में 2 हो गए। मेरी ख्वाहिश ये थी कि एक हफ्ते में ये जितने भी हैं सारे पेपर निकाल दें हम किसी तरीके से, ताकि अगले हफ्ते से पढ़ाई कर सकें। इसलिए कि वी आर ऑलरेडी लेट। आप ही के साथ का बैच है फॉल का, मैनेजमेंट वालों का। मैं उनको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, कल मैंने आखिरी सब्जेक्ट करके 15वां लेक्चर अपना पूरा कर दिया उनके साथ। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब फाइनल एग्जाम अनाउंस होंगे मैं पेपर बना के दे दूंगा, उनके इम्तहान ले लूंगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत डिले हो गए थे। अब उसके अंदर अगर हम 2 हफ्ते का सेशन, ये 2 हफ्ते की मिड टर्म में गुजार देंगे। वो एक साहब ने जो है डीन को शिकायत कर दी। ठीक है जी, डीन साहब का मेरे पास फोन आया, उसामा के पास फोन आया, यार ये आप लोगों ने क्या कर दिया, जुल्म कर दिया बच्चों के साथ, ये और वो फलाना जो भी कह सकते थे उन्होंने। मैं कहा, हमने सुना, उनको हमने एक्सप्लेन किया कि जी वजह करने की ये है कि हम चाह रहे हैं कि आगे अगले एडमिशन भी लेने हैं, स्प्रिंग का भी अपने काम शुरू करना है। अभी स्प्रिंग पे कोई काम शुरू नहीं हुआ, ये अभी आधे नहीं हुए। पास के 5 लेक्चर हुए, पास के 6 हुए। मैं इस लिहाज से लकी हूँ कि आपके साथ पहले शुरू कर दिया था मैंने, 7-8 लेक्चर हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि जी ये मकसद था कि हम 2 हफ्ते जाया नहीं करना चाहते, ताकि आगे कम अज कम देखिए, दयानतदारी की बात तो ये है ना, मैं आपके अगर 42 घंटे मुझे आपको पढ़ाना है, 42 ना पढ़ाऊं तो कम से कम 39 तो मैं पढ़ाऊं ना, आपको 39 तो पढ़ाऊं ना। 13 तो लेक्चर्स हो ना, 2 तो आपके मिड टर्म और फाइनल के निकल जाते हैं ना, 2 क्लासेस तो आउट ऑफ 16 जो मैंडेटरी आपके आवर्स हैं। तो कम से कम आपके 48 ना हो तो 45 तो हो ना, 6 घंटे वो निकाल दो, तो 39 घंटे की क्लासेस होनी चाहिए। मैंने कहा जी ये मकसद था हमारा। उन्होंने जनाब नहीं नहीं जी आप जो है एक दिन में एक पेपर करें। अब वो उस वजह से पूरा शेड्यूल रिवाइज हुआ, और फ्रैंकली मेरा मूड भी ऑफ हो गया था इस बात के ऊपर कि ये
मतलब जिसने भी हरकत की, गलत की, खैर उन साहब को तो मैंने हिसाब किताब उनके साथ कर लिया, और जो साहब भी वो थे स्टूडेंट साहब, और मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि देखो बात सुनो, आप कहीं नौकरी करते हो, घर पे बैठे हो? कहीं नौकरी करता हूँ। मैंने कहा अगर तुम्हारा कोई इश्यू होगा तो इदारे के चेयरमैन का दरवाजा खटखटाओगे या जो तुम्हारे सुपीरियर होंगे उनसे बात करोगे, उसके बाद तुम करोगे? मैंने कहा यहाँ पे एकेडमिक अफसर बैठी हुई है, उसामा बैठा है, मैं बैठा हूँ, अगर आपको कोई इश्यू है एग्जामिनेशन शेड्यूल से तो यू शुड कॉल अस, हमें टेक्स्ट करो, बताओ, कॉल करो, अगर तुम्हारा मसला हल ना करें तुम जाके डीन को कहो। मैंने कहा अब जो तूने किया है ना डीन को फोन ही में, आई विल मेक श्योर कि तेरे पेपर अलग अलग हों और तेरे पेपर को मैं काउंटर चेक करूंगा। मेरे पास ये इख्तियार है, एज ए चेयरमैन ग्रेजुएट स्कूल मेरे पास ये इख्तियार है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि टीचर जो तुझे नंबर देगा ना मैं खुद भी देखूंगा पेपर क्या था, असाइनमेंट क्या था, तूने क्या किया है। वो तो जो मैंने करना था कर दिया है। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है अब, आपका बढ़ के 2 हफ्ते चला गया। मैंने सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में वही रखा हुआ था कि मेरा पेपर जो है 30 तारीख को है। मैंने पेपर बना लिया, सीओई को भेज दिया, सीईओ ने कहा कि जी ठीक है इस टाइम पे मैं कर दूंगा। कल बेचारे ने लोड करके जुमे के दिन मुझे बता भी दिया। मैंने जाके ईएलएमएस पे चेक भी कर लिया कि जी पेपर मौजूद है। ठीक है, आप लोगों के लिए वो जाहिर है कि जो टाइम होगा पेपर का, और ये 2 घंटे 3 घंटे वाली बात भी होगी। अच्छा, मुझे पूरा ये यकीन था कि जो पेपर मैंने आपके लिए बनाया उसके अंदर कोई आपको इश्यू नहीं आएगा, आप जो है आराम से आप उसको जो है 2 घंटे में भी कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी कोई कोई क्या कहना चाहिए ना, रॉकेट साइंस उसके अंदर कोई नहीं है। उसके अंदर सीधी सीधी बातें, जो बातें अभी मैं आपसे कर रहा हूँ वही बातें मैंने आपसे पूछी हैं फिर उसके अंदर। अब आज जब ये हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार साहब आए हुए थे, उनके साथ एक मीटिंग चल रही थी, वो करके मैं निकला, मैंने डॉक्टर सामा से कहा, मैंने कहा सामा मैं तो जा रहा हूँ, पेपर है और मुझे जाके एक दफा देखना है, ये करना है। तो मैंने मैसेज किया तो मेरे पास एकदम से फुरकान की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि सर आपका पेपर तो अगले हफ्ते है। अब मैं तो परेशान हो गया, पेपर लोड हो चुका था। अगर मैं उस पेपर को ना हटाता, ना हटवाता, हटाने का इख्तियार मेरे पास नहीं है ईएलएम्स के ऊपर, वो सिर्फ अस्सलाम वालेकुम। एग्जामिनेशन कर सकते हैं। देन आई हैड टू कॉल हिम। उसने कहा कि जी ठीक है आप मुझे बता दें। मैंने उसको फिर एसएमएस किया, टेक्स्ट किया, उसके बाद मैंने कहा मैं घर पहुंच के तुम्हें मेल भी कर दूंगा कंफर्मेशन की, इसको हटा दो, मेरा पेपर जो है अगले दिन है। द पॉइंट इज कि उस उन साहब की हरकत की वजह से जो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के ऊपर गए हम, हमारी इंटेंशन कोई बुरी नहीं थी। हमारी इंटेंशन सिर्फ ये थी कि ऐसा ना हो कि आपके जो फाइनल एग्जाम से पहले आपको हम सिर्फ 11 क्लासें पढ़ाएं या 12 क्लासें पढ़ा के आप 11 के ऊपर आपका सेमेस्टर क्लोज करा दें, विच इज अनफेयर टू यू। आप हमदर्द आए पढ़ने के लिए, आपने इस एक नॉलेज सीकिंग के आप पैसे भी दे रहे हैं, तो जो आपको सर्विस मिलनी चाहिए एज ए सर्विस प्रोवाइडर, हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सर्विस भी प्रोवाइड करें। अगर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आई एम नॉट डूइंग माई जॉब, सिंपल एज दैट। तो इंटेंशन हमारी ये थी कि किसी भी तरीके से 1 हफ्ते में खत्म करके उसके बाद हमें फरवरी के अंदर 3 हफ्ते मिल जाएंगे, मार्च में 3 हफ्ते मिल जाएंगे, और एक आध हम एक्स्ट्रा क्लास करके एटलीस्ट हम 12 से 13 क्लासेस तो हम कर लेना। ये हमारी इंटेंशन थी। और ये प्रोग्राम था कि मार्च के लास्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर हम जो है अपना स्प्रिंग का सेमेस्टर लॉन्च कर देंगे। ये प्रोग्राम हम लेके चल रहे थे, लेकिन वो एक साहब की एक हरकत की वजह से सबका शेड्यूल आउट हो गया। अब टीचर्स को समझाना, ये तो देखें जो कुछ हो रहा है ना, मैंने आप लोगों को भेजी भी थी वो तस्वीर कि ये ऑनलाइन जो डैमेज कर रही है इस नस्ल को, वो कोई डैमेज कोई कम नहीं है। पढ़ने का मकसद ये नहीं है। देखिए मैंने जो बात कही ना कि आप 4 जीपीए ले आए किसी भी सब्जेक्ट, आप पूरे मास्टर्स में 4 जीपीए ले आए, लेकिन अगर आपने रट्टा मार के कुछ करके आपने असाइनमेंट बनाते वक्त किताबें खोल के इधर देख के आपने बना लिया और वो आपने कर लिया, तो वो, और लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, जिंदगी किसी न किसी स्टेज के ऊपर आपको इसका नुकसान होगा। ये समझ लेना, ये अज्यूम कर लेना कि जी जो 4 जीपीए वाला है, 4 जीपीए लेके आके ये मैं अगर अलग अलग दिन पेपर दूंगा, ये फाइन। हम तो सिर्फ अपना काम करना चाह रहे थे, वो हम कर रहे हैं। अच्छा भाई मुझे बता दीजिए कि मैं अपना, आज मैंने आपके साथ फैसला किया था कि मैं कोई सीरियस सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा। आज मैं फर्स्ट एड आपके साथ शुरू करना चाह रहा था। अभी तक 13 आदमी आए, आधे भी नहीं हुए। मेरा दिल नहीं मानता है। तुम लोग क्या करते हो मेरे साथ तुम लोग?
सर काइंडली स्टार्ट कर ले सर, यही मैं कर रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट एड सर असल में बहुत काम की चीज है, इसलिए सर कह रहा हूँ, थैंक यू। नहीं, ये एक में तो होगा भी नहीं पूरा, फर्स्ट एड बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भाई। यस सर। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके घरों के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर जो है फर्स्ट एड बॉक्स है, जिनको अल्लाह ने गाड़ियां दी हैं अपनी गाड़ियों में रख लें। और मैंने आपसे कहा भी था, बल्कि आप ही से किसी ने बताया था कि सर लेस देन 1000 रुपीज लगेंगे अगर फर्स्ट एड बॉक्स बनाना चाहिए। तो वो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आप में से किसी ने मेरे इस गुफ्तगू के बाद अपने घर में या ऑफिस में, तो खैर ऑफिशियली होता है, अपनी गाड़ी में कोई बनाया है किसी ने या नहीं बनाया? सच से बताना, अल्लाह को वादे नाज़र जान। सर अल्हम्दुलिल्लाह एक घर पे रखा है, उसके बाद से और 2 ऑफिस में। माशाल्लाह। ऑफिस में तो देखो वो तो सरकारी है ना, उसकी बात ना करो, गाड़ी में है या नहीं है, काम की बात ये करो। घर पे है सर, गाड़ी तो नहीं, बाइक है, वैसे घर पे है सर, बैग में भी रखता हूँ। आप बाइक चलाते हो कि गाड़ी चलाते हो? बाइक चलाता हूँ सर। नहीं, आप फिर ठीक है, बाइक में तो खैर इतना वो नहीं होता, लेकिन आप गाड़ी में जब अल्लाह आपको दे तो पहला काम ये करना कि एक छोटा वाला फायर एक्सटिंग्विशर और एक वो रखना। और किसी ने रखा है अपने पास? नहीं। अच्छा भाई, पहली बात तो ये कि सर घर पर रखा है छोटा। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं एडमिट कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन मेरी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2007-8 के अंदर जो ये हिलाल अहमद सोसाइटी है, इसकी एक डॉक्टर साहिबा मिलने के लिए आई थी। और इतनी कमिटेड डॉक्टर मैंने कम ही देखी हैं जितने की वो थी, खातून थी। और उन्होंने गांव देहात में जाके लोगों को ये सिखाती थी हिलाल अहमद के जरिए। और उनको फिर मैंने दावत दी थी, उन्होंने हमारे ऑफिस के अंदर आके, ऑडिटोरियम के अंदर 150-200 आदमियों को ये प्रेजेंटेशन दी। और ये एक प्रेजेंटेशन नहीं, 6 प्रेजेंटेशन है उसकी। ये तो मैं सिर्फ आपके साथ फर्स्ट एड डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी जो है आपको स्नेक बाइट के ऊपर भी है, और जितनी तरह के जो है ना डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, ये कि उसमें किस तरह क्या रोल प्ले करना चाहिए उसके ऊपर है। तो मैंने उन खातून से रिक्वेस्ट की थी कि सदका जारिया के तौर पे आप ये प्रेजेंटेशन हमें दे दें, ताकि हमने जो आपसे सीखे हम लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। और अब तक ये प्रेजेंटेशन में पता नहीं सैकड़ों जगह। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये प्रेजेंटेशन मैं सैकड़ों लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि जब ये खत्म हो जाएगी तो मैं फुरकान को मेल कर दूंगा, फुरकान आप सबको दे देंगे, जिसको भी आप ये दे सकते हैं कि हो सकता है इसकी वजह से आप किसी शख्स की जान बचा सके। तो फर्स्ट एड की जो हम मुराद लेते हैं ना, कि मतलब ये पहली बात तो ये कि फर्स्ट एड देने के लिए ना आपको खून से रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बाज लोगों में बड़े तगड़े आदमी होते हैं, बॉडी बिल्डर है, 6 फीट 7 साढ़े 6 फीट का आदमी है, और जिम में 4 घंटे लगाता है, लेकिन कोई नफ्सियाती मसला ऐसा होता है कि इधर वो खून देखते हैं, उधर वो फेंट हो जाते हैं। या आपने देखे होंगे अपनी जिंदगी में भी, ऐसे लोग देखे होंगे किस तरह होते हैं। तो पहली बात तो ये समझने, अगर आप फर्स्ट एडर बनना चाहते हैं जिसकी भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो पहले ये चेक कर लें कि उसके साथ ये इशू तो नहीं है, ब्लड वाला इशू तो नहीं है। ब्लड देख के जो फर्स्ट एड देने जा रहा है, अगर वही बेहोश हो गया तो आपका तो काम बेड़ा गर्क हो जाएगा जो आपने करना है। तो ये चीज देखनी है। यानी ये क्या है, मतलब कि सिर्फ बैंडेज का नाम है, या अगर खून है तो खून को रोकने का नाम नहीं। फर्स्ट एड एक बहुत बड़ी चीज है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रॉपर फर्स्ट एड की जाए तो 60% लोग जो कि एक्सीडेंट के अस्पताल पहुंच से पहले मर जाते हैं ना, उनमें से शायद बहुत सारे लोगों की जान बचा सके पाकिस्तान में। आई एम सॉरी, शायद किसी को मेरी ये बात बुरी लगे, मैं आज ये बात दोहरा रहा हूँ कि 1122 की सर्विस हो या अमन फाउंडेशन हो, कि अमन की जो गाड़ियां हैं ना कराची में येलो करके जो आप देखेंगे, दीज आर दी प्रॉपर एम्बुलेंसेज इन पाकिस्तान। बाकी ईदी की गाड़ी हो, चीपा की गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, ये गाड़ी ये फर्स्ट एड की है। एम्बुलेंस कहना इनको एम्बुलेंस के साथ ज्यादती है। ये मैयत गाड़ियां हैं। मुर्दे को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, हर्स कहते हैं उसको अंग्रेजी जबान के अंदर, कि वो अंग्रेजी में जब चर्च लेके जाते हैं ना मुर्दे को, ये वो गाड़ियां हैं। आप किसी से भी पता कर लें, आगा खान के अस्पताल के मेरे कुछ डॉक्टर से बात हुई, जिना के आप डॉक्टर से पूछें, कुछ लोगों से पूछें आप, कि एक्सीडेंट के मरीज को अगर आपने खून बहते हुए हालत के अंदर गाड़ी में डाल दिया, और जब तक वो एम्बुलेंस वाला वहां लेके पहुंचता है, बंदा 60 100 में से 60 जो है ना
अल्लाह को प्यारे हो चुके होते हैं, जस्ट बिकॉज कि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसको खून रोकने के लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं। तो फर्स्ट एडर को 3-4 बातें जो आगे आपके साथ शेयर करूंगा वो लाजमी है। पहली बात, खून से उसको रिएक्शन ना हो, देख के बेहोश ना हो। तो नंबर 2, जो बॉक्स के अंदर चीजें हैं उसको पता होना चाहिए। और जो स्टेप बाय स्टेप अभी हम आगे चलेंगे इन स्लाइड्स के ऊपर। फर्स्ट एड की डेफिनेशन क्या है? आपने वुंडेड को देखना है, वुंड को नहीं देखना। यानी एक अगर जगह से खून बह रहा है, आपने सिर्फ उस खून को नहीं देखना, ओवरऑल पर्सन को देखना होता है कि जिस शख्स के साथ को भी आप फर्स्ट एड देने जा रहे हैं उसकी ओवरऑल कंडीशंस को आपने चेक करना होता है। वो चेक करने के बाद आप सिर्फ वुंड को एड्रेस करते हैं। ठीक है, कि उसकी पहली चीज जो चेक की जाती है ना फर्स्ट एडर के लिए, जो जी असद एहसन सॉरी एहसन सर ये निबोश जब हम पढ़ रहे थे सो हमने इसमें ये 3P का फार्मूला पढ़ा था सर, जो बड़ा आसान करता है फर्स्ट एड की डिफिनीशन। कौन सा फार्मूला? सर वो P, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट वर्सनिंग एंड प्रोमोट रिकवरी। अच्छा, मैं इसको दूसरी तरीके से आपको बताऊंगा इस चीज को। तो पहली बात तो ये, आपने बंदे को देखना है। अब आगे 3 स्टेप जो पहले बताए जाते हैं ना, कि पहले आपने देखना है कि बंदा कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। आप कैसे चेक करेंगे कि कोई आदमी होश में है या बेहोश है? ठीक है ना। अच्छा, पहली बात तो ये कि फर्स्ट एड जो है ना, इमीडिएट असिस्टेंस, या जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना किसी भी शख्स को, जख्मी को, या कोई बेहोश हो गया है किसी भी वजह से, जब तक कि एम्बुलेंस ना आए, कोई डॉक्टर ना आए, या आपसे कोई बेहतर आदमी, आपसे क्वालिफाइड पर्सन ना आ जाए, उस वक्त तक आपने उस ट्रीटमेंट को जारी रखना है। उस ट्रीटमेंट का नाम फर्स्ट एड है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आती हैं फर्स्ट एड की भी, जो कि हम 1 बाय 1 देखते चले जाएंगे। पहली बात तो ये कि फर्स्ट एड की वैल्यू क्या है। एक तो आप दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, दूसरी बात ये कि आप अपनी मदद कर रहे होते हैं। अगर आपको फर्स्ट एड देना आता है तो आप अपने आप को भी बचा सकते हैं अगर आपके साथ कुछ हो। ठीक है। और कोई अगर खुदा ना खास्ता आपके इलाके में, आपके शहर में सैलाब आ गया, डिजास्टर हो गया, जैसे भी आपने बारिशों में देखा होगा कि लोग निकल के आए थे एक दूसरे की मदद के लिए, पानी के अंदर करंट आ गया है तो लोग मर गए हैं, वो चीजें आपने देखी थी। तो इन डिजास्टर्स के अंदर अगर आपके पास फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है तो आप मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद करें। तो फर्स्ट एड आपको 3 चीजों के लिए तैयार करती है: दूसरों की मदद करने के लिए, अपनी मदद करने के लिए, और समाजी तौर पे माशरे के लिए। आप कोई अगर ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाए तो उसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरों की मदद आप कैसे करेंगे? पहली बात तो ये कि अगर किसी भी शख्स को जरूरत है तो आपने जो, अगर उसको कहीं से खून निकल रहा है ना, तो ये चीज ध्यान में रख लीजिए कि आपने फर्स्ट एड बॉक्स में आपके, और खास तौर पे ये जो हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के इस वक्त, मास्क और ग्लव्स अब उसके लाजमी कंपोनेंट बन चुके हैं। इस तस्वीर में आपको ये आदमी ग्लव्स पहने हुए नजर आ रहा है, मास्क पहने हुए नजर आ रहा है, लेकिन अब जो है जिसको भी आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दें तो पहली चीज आपने ये करनी है, फर्स्ट एड में इंश्योर करना है कि 2-4 मास्क पड़े हुए हों और 2-4 ग्लव्स जो है ना आपने रखे हैं उसके अंदर। तो पहला, जब दूसरों की मदद आप कर रहे हो ना, तो पहला काम ये होता है कि अगर कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है ना, उसको आपने कवर करना है। अगर कोई हड्डी टूटी हुई, उसका मैं आगे बताऊंगा कि हड्डी जो अगर आपको नजर आ जाए, विजिबल फ्रैक्चर है आपको नजर आ जाए, तो उस सूरत में आपने क्या करना है। अगर कोई आदमी बेहोश है, सेल्फ हेल्प इसमें क्या है, जो हमने 3 पॉइंट पहले डिस्कस किए थे। सेल्फ हेल्प की अल्लाह ना करे अगर आपको आग लग गई और आपको पता ही नहीं करना क्या है, ये आपको बता रहा है कि आपने फर्स्ट एड ली हुई है और खुदा ना खास्ता आपकी कमीज में आग लग गई है, तो आप अपने आप को किस तरीके से बचाओगे? जमीन पे रोल करके किस तरह गिरोगे साइड के ऊपर, और आप रोल करोगे ताकि उस आग को आप बुझा सको। फर्स्ट एड आपको इस तरीके से आपकी जान बचा लेगी। ये अगर कोई डिजास्टर हो गया। अच्छा, इन तस्वीरों पे ना जाइएगा प्लीज, कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये प्रेजेंटेशन 2007-2008 की है। एज इट इज, इसमें मैंने कोई तब्दीली नहीं की, इसलिए कि वक्त के साथ साथ फर्स्ट एड के अंदर कोई ऐसी कोई ड्रामेटिक तब्दीली नहीं आई है। जैसे कि इन्होंने अभी नए लफ्ज बता दिए, हम लोग इसको ड्रैप के नाम से पढ़ाते हैं ना, जो पुराने लोग हैं ना। अब इन्होंने 3P की बात कर दी, कोई नई टर्मिनोलॉजी निकाल के ले आए होंगे लोग। डिजास्टर के अंदर हो गया, कोई खंबा गिर गया, कोई बंदा गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आपने देखा, तो उसको आप बचाने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। जो गाड़ियों में रखने की मैंने फर्स्ट एड बॉक्स
बात की है उसके बैकग्राउंड में ये चीज थी कि अगर आपकी गाड़ी में कोई चीज होगी तो आप किसी की जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आप अपने आप को फर्स्ट एडर बनाएं। आपके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए आपकी गाड़ी के अंदर, आपके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर तो ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपनी कंपनी को, अपने सीनियर्स को कन्विंस करें कि फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए। इसमें जो चीज हमने पिछली दफा डिस्कस नहीं की थी, एक चीज आपको नजर आ रही होगी, ये एक रबर की एक ट्यूब सी है, नजर आ रही है ना आपको ये रबर की ट्यूब? इसको क्या जी कहते सर। हैं भाई? आप लोग सब एचएससी के बंदे हो, बताओ, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। ये जो ट्यूब हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं? अगर ये ना हो, इसकी जगह अल्टरनेट के तौर पे आप क्या यूज करोगे? इसको ट्रैंक्विड कहते हैं। ट्रैंक्विड जो है बेसिकली, अगर कोई आपकी देखें, इंसानी जिस्म में, मैं आपको मेडिकल साइंस तो नहीं पढ़ा सकता, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है कि कुछ आपकी छोटी वेन्स होती हैं, कुछ आपकी मेन वेन्स और आर्टरीज होती हैं ना। आर्टरी जो खून लेके जाती है, वेन खून लेके आती है, कुछ इस तरह की कहानी है ना, ये नीले और लाल का जो चक्कर होता है इसके अंदर। अगर कोई मेन किसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से किसी बंदे की आप देख रहे हैं ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो जिस जगह उसके चोट लगी हुई है उससे 3-4 इंच ऊपर कस के, अगर आप इसको, ये जो आपको नजर आ रहे हैं फर्स्ट एड किट के साथ एक प्लास्टिक की ट्यूब नजर आ रही है, इसको जो है मजबूती से बांधा जाता है, नॉट दी जाती है, ताकि ब्लड का फ्लो वहां पे रोक तो नहीं सकते आप, वो स्लो हो जाता है। स्लो होने से ये होता है कि एक्सेस ब्लीडिंग से उस बंदे की जान जाने का खतरा खत्म हो जाता है। अगर आपके पास ये ना हो ना, तो जो चीज आप फौरन यूज कर सकते हैं ना, वो बेल्ट है आपकी। लेदर बेल्ट जो आपने पहनते हैं ना, हर आदमी पहनता है आजकल, तो कोई फैशन वाली होती है, कोई जैनब मार्केट की होती है, कोई इंग्लिश बूट हाउस की होती है, कोई अमेरिका की इस्तेमाल करता है, कोई कहीं की करता है। बेल्ट इज द सेफेस्ट वे, इजीएस्ट। आपने जल्दी से बेल्ट निकाली। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी वो बेल्ट के अंदर जो लूप होते हैं, सुराख होते हैं, वो तो हमारी वेस्ट के हिसाब से होते हैं। जैसे मुझे, जैसे आदमी की 38 वेस्ट है, आपकी किसी की 30 होगी, किसी की 32 होगी। आप उसको कसने के बाद 2 या 3 बल दे दें उसको टाइट करके ना, ताकि उसका खून रुक जाए। तो एक्सेस ब्लीडिंग को रोकने के लिए चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे किसी साथी ने कहा था कि फर्स्ट एड बॉक्स में दवाएं नहीं रखी जाती, लेकिन पाकिस्तान के फर्स्ट एड बॉक्स को कंप्लीट होता ही नहीं जब तक कि उसके अंदर पेनाडोल या डिस्प्रिन इस तरह की कोई चीज ना हो। ये बुनियादी चीजें हैं। इसके अंदर क्या है, देखिए आपको क्या नजर आ रहा है? गॉज नजर आ रही है, ग्लव्स नजर आ रहे हैं, ट्रैंक्विड नजर आ रही है, जो जख्म के ऊपर रखने के लिए जो होती है मेडिकेटेड कॉटन, वो नजर आ रही है, पट्टियां नजर आ रही हैं आपको, रोल्स हैं इसके अंदर कि जिससे आप उसको फर्स्ट एड दे सकें, खून को रोक सकें। क्योंकि जब ब्लीडिंग हो रही है तो इंसानी जिस्म के अंदर आपको पता है कितने पॉइंट खून होता है, कोई 10 कहता है, कोई 11 कहता है, कोई बहुत ही तगड़ा आदमी होगा, बॉडी बिल्डर होगा, तो उसके पास जो शायद 11-12 है वो। लेकिन अगर आपका 60% ब्लड लॉस हो जाए ना, तो आपके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसीलिए हमें फर्स्ट एड के अंदर इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम ब्लीडिंग ना। अब अगर कोई छोटा मोटा जख्म है, उसके लिए आपने क्या करना है? सिंपल से उसको पहले साफ करना है। डिसइंफेक्टेंट जो भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर है, चाहे वो टिंचर है या कोई और भी है, डिसइंफेक्टेंट आप दे सकते हैं, डिटॉल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके इर्द गिर्द एरिया को आपने डिसइंफेक्ट करना है। वो बात की कहानी है कि उसको इंजेक्शन कौन से लगने, क्या होना है, सड़क से हुआ है तो उसको क्या होगा, कौन सा इंजेक्शन लगेगा, वो अलग है। फर्स्ट एड के अंदर आप उसको डिसइंफेक्ट करेंगे आसपास की जगह को, और ये पट्टी रख के उसके ऊपर, और आप उसको बांध देंगे। उसके बाद आप टेप लगा देंगे या उसको नॉट उसकी टाई कर देंगे। आपने खुद पहले ग्लव्स पहनने हैं, ये ना हो कि आप उसके जख्म को अपने हाथों के जरासीम से आप उसका बेड़ा गर्क कर दें। अच्छा, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, मेरे पास टाइम जो रह गया 3 मिनट का रह गया। मैं इसको, वीडियो जैसी सेव होती है मैं वापस आता हूँ। नमाज तो देर से होती है, सेकंड पोर्शन के बाद हम नमाज के लिए जाएंगे। ओके ओके सर। ठीक है सर। ओके सर, ओके। ओके सर। थैंक यू।